1917 में रूसी क्रांति ने रोमानोव वंश को टुकड़ों में बांट दिया। जुलाई 1918 तक जार निकोलस द्वितीय और उनके परिवार को फांसी दे दी गई थी और रेड टेरर के दौरान कई और लोग मारे गए। फिर भी एक बहन ग्रैंड डचेस ओल्गा अलेक्जेंड्रोवना बच गईं। उन्होंने साम्राज्य के पतन, रिश्तेदारों की हत्या से बचकर महाद्वीपों के पार भागकर अंततः कनाडा में किसी भी जार की अंतिम जीवित संतान के रूप में अपनी अंतिम सांस ली। तो जब लगभग कोई और नहीं बच पाया, तो वो कैसे बच निकली? इसका पता लगाने के लिए मेरे साथ जुड़िए। ग्रैंड डचेस ओल्गा अलेक्जेंड्रोवना रोमानोव का जन्म 13 जून 1882 को सेंट पीटर्सबर्ग, रूस के पीटरहॉफ पैलेस में हुआ था। उनके पिता रूस के सार अलेक्जेंडर थी थे, जो पिछले साल अपने पिता अलेक्जेंडर II की हत्या के बाद रूसी साम्राज्य के प्रमुख बने थे। ओल्गा की मां डेनमार्क की राजकुमारी डैगमार थीं, जो नई डेनिश शाही परिवार से थीं, जो 1863 में उनके पिता के डेनमार्क के राजा क्रिश्चियन नवम बनने पर सत्ता में आई थीं। महत्वपूर्ण ये है कि क्रिश्चियन नौवें की संतान अलेक्जेंड्रा थीं, जिन्होंने ब्रिटेन के भावी राजा एडवर्ड सप्तम से शादी की और जॉर्ज प्रथम, जो यूनान के राजा बने। इस तरह ओल्गा पूरे यूरोप के शाही परिवारों से संबंधित थीं और इसका उनके बाद के जीवन पर प्रभाव पड़ा। वो अपने माता-पिता की 6 संतानों में सबसे छोटी थीं। सबसे बड़े थे निकोलस, जो भविष्य में जार बनने वाले थे। दूसरे बेटे अलेक्जेंडर की शैशवावस्था में ही मृत्यु हो गई थी, जबकि एक और भाई जॉर्ज अपनी 20वीं के अंत में चल बसे थे। ओल्गा के उम्र के सबसे करीब माइकल और जेनिया थे। ओल्गा ने जिस देश में बचपन बिताया, वो उनकी 78 साल बाद मृत्यु के समय काफी बदल चुका था। ओल्गा का जन्म 1882 में हुआ, जब बंधुआगिरी जैसी मध्ययुगीन प्रथा, जिसमें कृषि मजदूर मालिक की जागीर से बंधे रहते थे, सिर्फ 21 साल पहले खत्म हुई थी। देश धीरे धीरे औद्योगिक क्रांति के नवाचारों को अपनाना शुरू कर रहा था और रूस में साम्यवाद, अराजकतावाद और निहिलिज्म जैसी नई राजनीतिक विचारधाराएं उभर रही थीं। ये नई राजनीतिक कट्टरता ओल्गा की पूरी जीवन कहानी को आकार देगी। ओल्गा के दादा की हत्या के बाद रोमानोव परिवार की सुरक्षा बड़ी चिंता बन गई और ओल्गा व उसके भाई बहनों की परवरिश सेंट पीटर्सबर्ग की जगह ग्रामीण गाचिना महल में हुई। हालांकि वे महल में रहते थे, उनका पालन पोषण बिल्कुल भी शाही नहीं था, बल्कि काफी सख्त और कठोर था। वे कठोर कैंप बेड पर सोते थे, सुबह जल्दी उठते थे, ठंडे पानी से नहाते थे और साधारण दलिया का नाश्ता करते थे। उनकी शिक्षा का केंद्र बिंदु इतिहास, भूगोल, ग्रीक और रोमन क्लासिक्स और कई यूरोपीय भाषाओं का अध्ययन था, और ये सब एक रूढ़िवादी माहौल में होता था, जहां धर्म की मुख्य भूमिका थी। अक्टूबर 1888 में जब ओल्गा 6 साल की थी, वो और उसका परिवार काकेशस की यात्रा से लौटते समय ट्रेन में थे। शाही परिवार डाइनिंग कार में दोपहर का भोजन कर रहा था, जब अचानक वे अपनी सीटों से उछल गए। ट्रेन तेज रफ्तार से एक छोटे से शहर के पास पहुंची थी और जोरदार तरीके से पटरी से उतर गई थी। दुर्भाग्यवश इस हादसे में 21 लोगों की मौत हुई, लेकिन रोमानो परिवार इनमें नहीं था। बच जाने वालों ने बाद में दावा किया कि सार कुचले हुए छत के नीचे से खुद को बाहर निकाल लाए और अपनी जबरदस्त ताकत से छत को ऊपर उठाए रखा ताकि बाकी लोग बाहर निकल सकें। असल में महारानी मैरी ने अफरा तफरी में घायलों की पट्टी के लिए अपने कपड़े फाड़े, जबकि अफवाहें थीं कि हादसा दुर्घटना नहीं। हालांकि जांच में इसे दुर्घटना बताया गया। फिर 1894 में ओल्गा के पिता का 49 वर्ष की उम्र में ही किडनी की बीमारी के कारण असमय निधन हो गया। केवल 12 साल की उम्र में ओल्गा पर इसका गहरा और दर्दनाक भावनात्मक असर पड़ा। वो अपने पिता के बेहद करीब थीं और उन्हें अपनी जिंदगी का सब कुछ मानती थीं। दूसरी ओर उनकी अपनी मां के साथ संबंध काफी औपचारिक और दूरी भरे थे। अलेक्जेंडर की असमय मृत्यु का मतलब था कि अब 26 वर्षीय निकोलस नए जार बन गए और इससे शाही परिवार की नई पीढ़ी भी कई वर्षों तक गाचिना में अलग-थलग रहने के बाद राजनीतिक और दरबारी जीवन के केंद्र में आ गई। ओल्गा ने 1890 के दशक के आखिर में रूसी समाज में अपने औपचारिक प्रवेश को सहजता से नहीं लिया। जल्द ही ओल्डनबर्ग वंश के ड्यूक पीटर अलेक्जेंड्रोविच ने ओल्गा का हाथ मांगना शुरू कर दिया, जिस वंश से उनका संबंध उनकी मां और पिता दोनों की ओर से था। वो साहित्य, जुए,
और शायद पुरुषों के प्रति प्रेम के लिए प्रसिद्ध थे। 1901 में उन्होंने ओल्गा को विवाह का प्रस्ताव दिया, जिससे रूसी समाज चौंक गया। 30वें दशक में होने के बावजूद उन्होंने कभी महिलाओं या शादी में रुचि नहीं ली थी, इसलिए उन्हें समलैंगिक माना जाता था। उसी साल उनकी शादी हुई। ओल्गा 19 साल की थीं और पीटर 33 साल के। फिर भी माना जाता है कि इस विवाह में कभी वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं हुए और पीटर ने शायद इसमें इसलिए कदम रखा था ताकि रूसी शाही परिवार से पैसे मिल सकें और वे अपने भारी जुए के कर्ज चुका सकें। इसके बाद वे सेंट पीटर्सबर्ग के 200 कमरों वाले महल में रहने लगे, जहां ओल्गा और पीटर के बेडरूम महल के विपरीत सिरों पर थे। वो उसके प्रति दयालु और विचारशील थे, लेकिन वो प्यार, एक सामान्य शादी और बच्चों के लिए तरसती थीं। उनकी अपेक्षाकृत दयालुता के बावजूद यह व्यवस्था अंततः ओल्गा को गहरे दुखी कर गई। वो अवसाद में चली गईं और बाल झड़ने के कारण कुछ समय तक विग पहननी पड़ी। 1903 तक ओल्गा ने तलाक मांगा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। हालांकि सब कुछ इतना बुरा नहीं था। इन वर्षों में ग्रैंड डचेस अपने भाई निकोलस और उसके परिवार के पास रहती थीं और उनका रिश्ता गहरा हो गया। वह अपनी भतीजियों को बहुत प्यार करती थीं, उन्हें सेंट पीटर्सबर्ग के सामाजिक आयोजनों में ले जाती थीं और सबसे छोटी अनास्तासिया अपनी गॉडडॉटर के प्रति खास समर्पित थीं। ओल्गा और पीटर 1916 तक शादीशुदा रहे, जब ओल्गा ने तलाक फिर से मांगा। कुछ साल पहले उन्होंने रूसी सैन्य अधिकारी निकोलाई कुलुकोव्स्की से संबंध शुरू किए, जो जमींदार परिवार से थे। कई सालों तक ओल्गा के भाई जार निकोलस ने ये मानने से इनकार किया कि वो निचली सामाजिक स्थिति वाले से शादी करें। ओल्गा ने पीटर से तलाक ले लिया और 1916 में निकोलस द्वारा उसकी पहली शादी को वैवाहिक संबंध स्थापित न होने के आधार पर रद्द करने की मंजूरी देने के कुछ ही हफ्तों के भीतर निकोलाई से शादी कर ली। इसके बाद ओल्गा और निकोलाई के दो बेटे जल्दी जल्दी हुए, तिखोन और गुरी, जिनका जन्म 1917 और 1919 में हुआ था। फिर भी ये बेटे रूस में एक गहरे संकट के बीच पैदा हुए थे। प्रथम विश्व युद्ध 1914 की गर्मियों में रूस और ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य के बीच बाल्कन क्षेत्र में प्रभाव की प्रतिद्वंदिता के कारण शुरू हुआ। रूस ने ब्रिटेन और फ्रांस के साथ मिलकर ऑस्ट्रियाई, तुर्क और जर्मनों के खिलाफ गठबंधन किया, लेकिन ये युद्ध रूस और जार निकोलस द्वितीय के नेतृत्व के लिए आपदा साबित हुआ। ओल्गा के भाई को मार्च 1917 की रूढ़िवादी क्रांति में सत्ता से हटाया गया। फिर अक्टूबर के आखिर में और भी कट्टरपंथी कम्युनिस्ट क्रांति आई। क्रांति के बाद रोमानोव परिवार की आवाजाही पर पाबंदी लगा दी गई। फिर 17 जुलाई 1918 की सुबह के शुरुआती घंटों में निकोलस द्वितीय और उनके परिवार को जेकेतेरिनबर्ग में बोल्शेविकों द्वारा बेरहमी से मार दिया गया। इसके बाद के खूनी महीनों में रोमानोव वंश और रूस के अभिजात वर्ग के अन्य सदस्यों को ढूंढ ढूंढ कर मारा गया या उन्हें देश से बाहर भगा दिया गया, क्योंकि पुराना साम्राज्य ढह गया था। इसी दौरान ओल्गा, उनके पति, बहन जेनिया और उनका परिवार क्रीमिया में अपने घर में नजरबंद कर दिए गए। जैसे जैसे क्रांति गृह युद्ध में बदल गई, आसन्न हत्याओं की अफवाहें फैलने लगीं और उनका भाग्य निकोलस द्वितीय और उनके परिवार जैसा ही प्रतीत होने लगा। फिर भी वे बच गए, क्योंकि अचानक सत्ता परिवर्तन हुआ और क्रीमिया श्वेत सेना के नियंत्रण में आ गया और अंततः विदेशी हस्तक्षेप ने उन्हें बोल्शेविकों की बढ़त से ठीक पहले वहां से निकाल लिया। नवंबर 1919 में परिवार ने एक बिखरती हुई रूस के बीच अपनी अंतिम यात्रा शुरू की। क्रांतिकारी सैनिकों के करीब आने पर वे आखिरी क्षण में भाग निकले और डेनिश कौंसल थॉमस शूटर के निवास में शरण ली। वहां से वे निर्वासन की अनिश्चितताओं में जा पड़े। महीनों तक कॉन्स्टेंटिनोपल और अस्थिर काला सागर क्षेत्र में घूमते रहे। वर्षों तक विस्थापन और मुश्किल से बच निकलने के बाद ओल्गा, उनके पति और उनके छोटे बेटे आखिरकार सुरक्षित स्थान पर पहुंचे। पहले बेलग्रेड में बसे और बाद में उत्तर की ओर डेनमार्क चले गए। 1920 के ईस्टर अवकाश में वे ओल्गा की मां की मातृभूमि पहुंचे। वहां फिर डागमार से मिले। उन्हें रूस से निकाला गया था और ब्रिटिश रिश्तेदारों की मदद से लंदन होकर डेनमार्क पहुंची। अगले 28 साल वे कोपेनहेगन में रहकर बिताएंगे। ओल्गा, उनके पति और उनके बेटे शुरू में कोपेनहेगन के एमेलियनबर्ग पैलेस में रहते थे,
उसके बाद वे विडोर चले गए। यह संपत्ति ओल्गा की मां और मौसी ने 1906 में रूस और ब्रिटेन से आने वाले परिवारजनों के लिए एक ग्रीष्मकालीन निवास के रूप में खरीदी थी। 1928 में ओल्गा की मां की यहां मृत्यु हो जाने के बाद इस संपत्ति को बेचना पड़ा और उससे हुई कमाई ओल्गा और अन्य जीवित परिवार के सदस्यों के बीच बांट दी गई। अपनी कमाई से ओल्गा ने कोपेनहेगन के ठीक बाहर बाला रूप में कनुड्समिंडर नाम का एक छोटा सा फार्म खरीदा। वहां एक पूर्व जार की बहन और एक रूसी सम्राट की बेटी ने वैसा जीवन जिया जैसा आप सोच सकते हैं। 1920 के दशक के अंत और 1930 के दशक में अपने परिवार का पालन पोषण कड़ी शारीरिक मेहनत से किया। उन्होंने खेतों में मेहनत की, घर संभाला और परिवार के लिए पेंटिंग भी की। शाही वैभव से दूर सादा जीवन चुना। उन्होंने रूसी निर्वासन समुदाय के कई सदस्यों की मेजबानी की, जो 1920 के दशक में गृहयुद्ध में कम्युनिस्ट जीत के बाद डेनमार्क, फ्रांस और ब्रिटेन भाग गए। परिवार ने यूरोपीय राजघरानों से अपने संबंध बनाए रखे। भले ही पूरे महाद्वीप में रूसी शाही परिवार के पूर्व सदस्यों का राजनीतिक महत्व घटता गया और सोवियत संघ को गिराने की उम्मीदें भी धुंधली पड़ गईं। ओल्गा, उनके पति और बेटे स्वीडन में छुट्टियां मनाते थे, जहां वे अक्सर भविष्य के राजा गुस्ताव छिक्स्ट और उनके परिवार से मिलते थे, जिनके बच्चे ओल्गा और निकोलाई के बेटों की उम्र के थे। 1920 के दशक में ओल्गा अपनी दिवंगत भतीजियों से जुड़ी किंवदंती के शुरुआती दौर में उलझ गई थीं। निकोलस और उनकी पत्नी को उनके सभी बच्चों के साथ 1918 की गर्मियों में रूसी गृहयुद्ध के चरम पर क्रांतिकारियों द्वारा मार दिया गया था। हालांकि 1970 के दशक तक सोवियत शासन द्वारा यह जानकारी जारी नहीं की गई थी कि अवशेष कहां हैं। इस दौरान अटकलें थीं कि ओल्गा की एक या अधिक भतीजियां बोल्शेविकों से बचकर यूरोप में कहीं रह रही थीं। इस मामले में प्रमुख थीं फ्रांसिस्का शांस्कोव्स्का, एक धोखेबाज जो 1922 की शुरुआत में खुद को निकोलस की सबसे छोटी बेटी अनास्तासिया बताने लगीं। ओल्गा ने शांस्कोव्स्का के बारे में सुनकर 1925 में बर्लिन जाकर नर्सिंग होम में उनसे मिलीं। ग्रैंड डचेस को यकीन नहीं हुआ कि लगभग 28-29 साल की वो युवती उनकी भतीजी थी। उन्होंने बताया कि वह महिला जर्मन बोल रही थी, जबकि अनास्तासिया हाल तक ये भाषा नहीं बोलती थीं और रूसी या अंग्रेजी भी नहीं बोल पा रही थीं। अनास्तासिया की मातृभाषा रूसी थी और युवावस्था में उन्होंने अंग्रेजी बोली। उन्होंने ये भी बताया कि भले ही उन्होंने अनास्तासिया को कई वर्षों से नहीं देखा था, लगभग एक दशक बीत जाने के बावजूद भी उनकी शक्ल में इतना बदलाव आना समझ से बाहर था। हालांकि ओल्गा ने यह निष्कर्ष नहीं निकाला कि यह महिला एक धोखेबाज थी। उन्होंने माना कि वह मानसिक रूप से परेशान थी। शांस्कोव्स्का वास्तव में बीमार थीं और उन्होंने अपना अधिकांश जीवन विभिन्न मानसिक अस्पतालों में बिताया और अंततः अपने जीवन के अंतिम वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका में अन्ना एंडरसन के रूप में रहीं। ओल्गा और उनके पति ने रूसी क्रांति के बाद डेनमार्क में समृद्धि तो नहीं, लेकिन अपेक्षाकृत शांति से जीवन बिताया। लेकिन 1939 में यूरोप फिर युद्ध में डूब गया। अप्रैल 1940 में डेनमार्क और नॉर्वे पर नाजियों ने एक संक्षिप्त सैन्य अभियान के बाद कब्जा कर लिया था। इससे परिवार पर दबाव आ गया क्योंकि ओल्गा के दोनों बेटे टिक्कॉन और गुरी उस समय डेनिश सेना में सैनिक थे और वे दोनों कुछ समय के लिए युद्धबंदी बन गए थे। मई 1945 में युद्ध खत्म होने के करीब था। पश्चिमी मित्र राष्ट्र और सोवियत मध्य यूरोप में फैलकर अधिक से अधिक क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। इसमें बाल्टिक सागर में, स्वीडन के दक्षिण में, डेनमार्क के बॉर्नहोम द्वीप पर रूसी कब्जा भी था। इन घटनाओं से ओल्गा डरने लगीं कि कहीं डेनमार्क शीत युद्ध में सोवियत खेमे में न चला जाए और उनका परिवार खतरे में न पड़ जाए। यह एक वाजिब चिंता थी, कम से कम तब तक जब तक जोसेफ स्टार्लिंग सोवियत संघ के प्रमुख थे। 1948 की गर्मियों में परिवार ने डेनमार्क छोड़ा और पहले ब्रिटेन गया, जहां ओल्गा के चचेरे भाई राजा जॉर्ज षष्ठम ने हैम्पटन कोर्ट में मेजबानी की। कुछ हफ्तों बाद वे फिर पश्चिम की ओर कनाडा के लिए रवाना हुए। ओल्गा ने अपना शेष जीवन यहीं बिताया। कनाडा पहुंचने के बाद ओल्गा और उनका विस्तारित परिवार, जिसमें 1948 तक टिक्कोन और गुरी की पत्नियां और गुरी के 2 बच्चे थे, शुरू में टोरंटो में रहते थे।
बाद में उन्होंने डेनमार्क के ग्रामीण जीवन को दोहराने के लिए ओंटारियो में कैंपरविल के पास एक फार्म खरीदा। ये कोई अच्छा रणनीतिक कदम नहीं था। जल्द ही टिक्कोन और गुरी अपने परिवारों के साथ आगे बढ़ गए। ओल्गा और निकोलाई, जो अब 70 के करीब थे, फार्म संभालने के लिए अकेले रह गए। युद्ध के बाद मजदूरों की कमी के कारण उन्हें काम के लिए लोग नहीं मिले, इसलिए उन्होंने सब कुछ बेच दिया और 1952 में टोरंटो लौट आए। उसी साल ओल्गा 70 साल की हुईं। अपने अंतिम वर्षों में ओल्गा के घर में पुराने रिश्तेदार और रोमानोव वंश के समर्थक आया करते थे। उन्हें आमंत्रित किया गया था जब उनकी चचेरी बहन, यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय 1959 में ब्रिटिश राष्ट्रमंडल की प्रमुख के रूप में कनाडा आई थीं। तब तक ओल्गा के दूसरे पति का निधन हो चुका था। कई वर्षों की खराब सेहत के कारण, जो उन्हें लगभग अचल बना चुकी थी, उनका अगस्त 1958 में निधन हो गया। 2 साल बाद जब उनकी सेहत बिगड़ने लगी, ओल्गा दोस्तों के साथ ईस्ट टोरंटो के एक छोटे अपार्टमेंट में चली गईं। कुछ ही समय बाद, कुछ दिन पहले कोमा में जाने के बाद, ओल्गा का 24 नवंबर 1960 को 78 साल की उम्र में निधन हो गया। ओल्गा अपने वतन से हजारों किलोमीटर दूर थीं। फिर भी 30 नवंबर को उनके अंतिम संस्कार में बड़ी भीड़ शोक मनाने आई थी। उन्हें टोरंटो के यॉर्क कब्रिस्तान में पति के पास दफनाया गया। ओल्गा ने अंतिम समय तक कागज, कैनवस और सिरेमिक पर पेंटिंग कर अपने जीवन में 2000 से अधिक कृतियां बनाईं। इस और अपने बेहद सादगीपूर्ण जीवन शैली के कारण पूर्व ग्रैंड डचेस ने 2 लाख से अधिक कनाडाई डॉलर की संपत्ति छोड़ी, जो आज के हिसाब से लगभग 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर है। उनकी बहन जेनिया की इंग्लैंड में 7 महीने पहले मौत हुई, जिससे नवंबर में किसी भी रूसी जार की आखिरी संतान भी चली गई। तो अपने जीवन के अंत में और उसके बाद ओल्गा को व्यापक रूप से साम्राज्यकालीन रूस की आखिरी ग्रैंड डचेस के रूप में जाना गया। यह युग का अंत था, क्योंकि आधुनिक दुनिया और 19वीं सदी के पुराने रूसी साम्राज्य की आखिरी कड़ी भी खत्म हो गई थी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आपको ग्रैंड डचेस ओल्गा पर बना वीडियो रोचक लगा होगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और नोटिफिकेशन भी ऑन कर रखा है, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत मिल जाए। खैर, मेरी तरफ से बस इतना ही। तो अब मैं आप सबसे फॉरगॉटन लाइव्स की अगली कड़ी में मिलूंगा। धन्यवाद।